हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस अगले वीडियो जो कि होगा कंप्यूटर एक परिचय से जो हम स्टार्ट किए थे, तो उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इसका पहला और दूसरा चैप्टर आ चुका है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति देखेंगे, यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर का हम देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी के कोई भी जो भी एग्जाम्स आपका है और जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम सबसे पहले फैक्ट कुछ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फैक्ट के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं आए हुए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग तथ्य सार, इसमें हम कुछ देखने वाले हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे और उसमें जो आपका पॉइंट टू पॉइंट बनेगा उसको हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला इसमें है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। तो देखिए, जो हार्डवेयर होता है, मतलब कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ें हमें बेसिकली इसमें बतानी थी, जो आपके 4 ऑप्शन में दिया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ये एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, तो देखिए, अब कोई भी कंप्यूटर उसको कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर जो होता है ये कंप्यूटर मशीन के कलपुर्जे जो होते हैं, मतलब उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। इनकी जो कंप्यूटर की क्या होती है, एक भौतिक संरचना जो होती है, ठीक है, फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। इसमें आपका, जिसे अगर हम बात करें तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है, इन्हें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर कंप्यूटर में आप कर सकते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाता है, सिस्टम का हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम यूनिट जो हो गया ये क्या हो गया, हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसमें आ गया मॉनिटर, मॉनिटर को हम क्या टच कर सकते हैं, ठीक, देख सकते हैं, सामने होता है। प्रिंटर, प्रिंटर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये भी हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। फिर आ जाता है माउस, माउस क्या है, ये भी हार्डवेयर है। ठीक है, मेमोरी डिवाइस, ये भी क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, मेमोरी डिवाइस। ठीक है, मेमोरी डिवाइस क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। फिर आ जाता है हार्ड डिस्क, जो भी बताया कि हार्डवेयर है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसर भी होता है हार्डवेयर। प्रोसेसर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रोसेसर क्या होता है, एक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसी में होता है एक सॉफ्टवेयर, ये हो गया हार्डवेयर। अब एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, दो चीज़ों पर कार्य करता है कंप्यूटर, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है कोई भी कार्य स्वयं जो है संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए हार्डवेयर जो होता है कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं करता। किसी भी कार्य को करने के लिए हार्डवेयर को एक निर्देश दिया जाना आवश्यक है, और यह कार्य कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर करता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम है, नियम है, अनुदेश का वो समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर ये निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा, तो ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं, ठीक है, ना ही उसको छू सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उस प्रकार हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हार्डवेयर क्या है, अगर एक इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका एक ईंधन है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल है, वर्ड है, ये सभी क्या है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो कंप्यूटर किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो अभी ऊपर बताया ये हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगला पॉइंट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी जो वर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए उसमें 3 बुनियादी वर्ग जो होता है, एक होता है सिस्टम यूनिट, एक होता है इनपुट अथवा आउटपुट, और एक होता है मेमोरी। ये 3 उसके जो है क्या होते हैं, बुनियादी वर्ग होते हैं। 3 प्रकार में बांटा गया, उसमें सिस्टम यूनिट आ जाता है, और आउटपुट यूनिट, आउटपुट और इनपुट आ जाता है, इसके बाद मेमोरी आ जाता है। ठीक है,
इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अगला है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस किस प्रकार हैं, तो अभी ऊपर बताया ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर के प्रकार हैं, तो आंसर यहाँ पे जो है हार्डवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम भी जो है ये हार्डवेयर का ही उदाहरण होता है। कंप्यूटर के 4 जो प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या होता है, तो देखिए 4 प्रमुख जो फंक्शन है उसमें पहला आ जाता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसर, फिर तीसरा आ जाता है आउटपुट, फिर आ जाता है इसमें स्टोरेज। ठीक है, तो ये 4 जो है इसके क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख कार्य का सही क्रम है। ठीक है, कंप्यूटर के 4 क्या है, ये प्रमुख कार्य के सही क्रम है। और अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तो मोटे तौर पर 5 भागों में जो है बांटा जाता है। 5 भागों में उसमें पहले इनपुट आ जाता है, फिर स्टोरेज भी आ जाता है। ठीक है, स्टोरेज हो जाता है इसमें, और प्रोसेसिंग हो गया, फिर इसके बाद आउटपुट है, फिर कंट्रोल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 भागों में जो है कंप्यूटर को मुख्यतः बांटा जाता है, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। तो आपको ये याद रखना है, कंट्रोल, ठीक है, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। किस क्रम में निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कंप्यूटर जो होता है जो इसका एक साइकिल जो होता है वो जो है कंप्यूटर के द्वारा किसी छोटे से छोटे जो इंस्ट्रक्शन उसको संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं। तो ये मशीन साइकिल से हर प्रोसेस को जो है गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे जो होता है, मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम से निष्पादित करने वाले 4 चरणों में बांटा जाता है। उसमें पहला आपका आ जाता है फेच। फेच क्या है, तो मेमोरी से जो है इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो है रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो ये फेच का काम है। इसके बाद होता है डिकोड। जो प्राप्त जो इंस्ट्रक्शन है उसका काम, डिकोड का क्या काम है, कंप्यूटर के द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में ये बदलता है। ठीक है, डिकोड क्या करता है, समझे जा सकने वाले कमांड्स में जो है चेंज करता है डिकोड्स, तो डिकोड ये काम होता है। इसके बाद फिर होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि इन कमांड्स को प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एग्जीक्यूट प्रक्रिया हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट आ जाता है इसमें स्टोर। ठीक है, लास्ट क्या होता है, स्टोर, जो कि एग्जीक्यूशन के बाद जो परिणाम जो रिजल्ट होता है वो क्या कर जाता है, उसको मेमोरी में जो है सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये सबसे आखिरी इसकी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार मशीन साइकिल जो होता है किसी इंस्ट्रक्शंस का एजुकेशन फेज होता है, और कंप्यूटर में यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। आधुनिक प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों मशीन जो है साइकिल प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये आपको 4 जो इसके मशीन साइकिल है इसको याद होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या है, तो देखिए अभी ऊपर बताया, कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, वो फेचिंग कहते हैं उसको। फेच होता है, फेचिंग करना कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर में इनपुट किया था उसको इनपुट डेटा कहा जाता है। जो उसमें निर्देश दिया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो इनपुट डेटा होता है। और कंप्यूटर के द्वारा जो दिया गया मॉनिटर पर रिजल्ट होता है, वो जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट उसको कहते हैं, आउटपुट डेटा, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, जैसे मॉनिटर हो गया। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं, तो देखिए ये अभी ऊपर बताया, उसको कहा जाता है मशीन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में इसी तरीके से अभी विस्तार रूप से पूछा जाता है, तो विस्तारित रूप से मैं अगर पूछ लेगा तो आप इसको बता पाएंगे। चलिए, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में क्या होता है, आगे पॉइंट दिया गया है कि वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब कैश मेमोरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कैश मेमोरी की बात करेंगे तो ये आपका जो है मेमोरी के अंतर्गत आता है, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी के अंतर्गत आता है। और मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी का क्या करता है, तो मेमोरी जो है प्रोसेस के दिए गए डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है उसको सेव करता है। ठीक है, और अंतरिम परिणाम को जो भी सुरक्षित रखता है, और अंतिम जो फाइनल रिजल्ट को है उसको भी जो है क्या करता है, सेव रखता है।
मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो पार्ट में बांटा गया है मेमोरी को, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक जो होता है इसका दूसरा सॉरी ठीक है, दूसरा जो होता है इसका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो दो भागों में बांटा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत इस अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। इसकी जो स्मृति क्षमता होती है कम होती है, जबकि इसकी जो स्पीड होती है तेज होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की। इसमें जो है टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन और जो है तत्कालिक परिणाम को स्टोर किया जाता है, और यह जो है वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है यह किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है, और ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो इसकी जो सूचना होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, नोटिस होता है, वो सभी जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें डेटा, सॉफ्टवेयर और जो अंतिम फाइनल रिजल्ट होता है उसको परमानेंट रूप से जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये परमानेंट टाइप का होता है। इसको ये मेमोरी जो होती है नॉन वोलाटाइल इसको कहते हैं। जो परमानेंट अगर सेव हो जाए तो नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। और इसी में अगर हम देखेंगे इसके उदाहरण तो मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। और इसी में होता है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी की बात करेंगे तो कैश मेमोरी जो होता है ये सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। सीपीयू मतलब कंप्यूटर का दिमाग जिसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इससे डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है, और इसलिए कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसलिए डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है वो क्या होती है? इसमें फास्ट होती है, तेज होती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर की गति क्या होती है? कैश मेमोरी में फास्ट होती है। ये मेमोरी जो होती है ये सीपीयू और यह मुख्य मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का जो है अस्थायी रूप से एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी आप लोगों ने सुना होगा, मोबाइल में भी कैश जो आपको प्राप्त होता है, तो इसी के बारे में चीजें हैं। सीपीयू जो होता है जो कोई वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी में तलाश करता है, ठीक है। कैश मेमोरी जो होता है बहुत सारी आपके जो आप सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको क्या करता है? वो अस्थायी रूप से जो है उसको सेव कर लेता है, ठीक है। तो वहीं पर जाके सीपीयू जो है सबसे पहले कैश मेमोरी में तलाश करता है। अगर जो वो सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तब उसको सीपीयू जो है रोम अथवा रैम में जाकर वो खोजता है, ठीक है। पहले कैश मेमोरी में ही खोजता है। तो कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो है स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए जो है ये बफर का भी काम करता है, ठीक है। बफर का भी काम करता है। कैश मेमोरी जो होती है बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, और ये जो है इस पर जो है अधिक महंगा भी होता है। इसलिए कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है कैश मेमोरी का 2 से लेकर 10 नैनो सेकंड, 2 से लेकर 10 नैनो सेकंड तक इसका जो है क्या होता है? इसका स्पीड होता है, इसका एक्सेस टाइम होता है। तो बहुत कम समय में जो है इसका एक्सेस टाइम होता है। तो ये सभी बातें हो गई कैश मेमोरी की, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति यानी स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। अभी ऊपर बताया यह बफर का काम करता है। अगला पॉइंट है गीगो का संबंध किससे है? तो ये देखिए त्रुटि रहित कार्य एक्यूरेसी से होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा त्रुटि रहित एक्यूरेसी। सिस्टम यूनिट का भाग क्या है? तो सिस्टम यूनिट का भाग जो है सीपीयू होता है, सिस्टम यूनिट का भाग। तो सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू जो है क्या होता है? सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिस्टम यूनिट होता है किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर होता है। और सिस्टम यूनिट जो होता है ये एक प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जो है सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये सभी सिस्टम यूनिट में आते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मदरबोर्ड के अलावा आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी आता है, या फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन मेमोरी भी इसमें ही आता है। मेन मेमोरी भी सिस्टम यूनिट का ही भाग है। तो ये सभी भाग जो होते हैं वो किसके हैं? सिस्टम यूनिट के भाग हैं।
तो ये चीज़ें हो गई। अगला है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो उसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड जो होता है किसी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। ये सारे कंप्यूटर में संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू लगा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड पर सीपीयू होता है, रैम होता है, ठीक है, रोम होता है। रैम रोम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। दोनों मेमोरी के प्रकार हैं। ये सभी जो है डिवाइस जो है मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आज सभी जो होते हैं सभी मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। तो भविष्य में अगर देखा जाए तो हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर हम एक्सपेंशन स्लॉट भी लगाते हैं, मतलब कि उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है कि भविष्य में उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे उसकी मेमोरी होगी, उसका डिवाइस हो गया, ठीक है, रैम रोम उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी मदरबोर्ड में ही जगह छोड़ी जाती है। तो ये हो गया मदरबोर्ड के बारे में। अगला देखते हैं, रैम तथा रोम स्थित होता है कहाँ, तो अभी ऊपर बताया रैम और रैम दोनों स्थित होते हैं मदरबोर्ड पर ही, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये एक रैम जो होता है एक सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप होता है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है, और ये एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, अस्थायी जिसको कह सकते हैं प्राथमिक मेमोरी है। इसमें डेटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, तो इसकी गति क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है, ठीक है, इसकी गति क्या होती है, तेज होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और अनुदेश को इंस्ट्रक्शंस को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है और डाटा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये काम जो होता है रैम का होता है। रोम की बात करेंगे तो रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये जो है एक प्रकार का सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप ये भी है, ये मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है। और रोम जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब कि जो है एक अस्थाई मेमोरी, इसको कहते हैं वोलाटाइल मतलब अस्थाई, नॉन वोलाटाइल अस्थाई मेमोरी है ये। और प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है जिसमें स्टोर डाटा ना तो नष्ट होता है ना ही इसे बदला जा सकता है, ठीक है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। तो ये रैम और रोम हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के विकास किस डिवाइस पर स्थित होते हैं। तो ये देखिए सीपीयू तथा कम मेमोरी पूछा है तो भी मदरबोर्ड पर ही स्थित होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट के बारे में बातें हो गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के बारे में बातें हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, तारों अथवा केबल्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा सेंड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बसेस कहा जाता है, बसेस के माध्यम से सेंड करते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं उन्हें मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड जो है सीपीयू, इसमें सर्किट बोर्ड, सीपीयू और अन्य चिप, मेमोरी सभी चीजें मदरबोर्ड में लगी होती हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े होते हैं, और इन लाइनों को क्या कहा जाता है, तो इन लाइनों को कहते हैं बसेस, ठीक है। इन लाइनों को क्या कहते हैं, बसेस कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बस मदरबोर्ड पर बने जो सुचालक तारों का कंप्यूटर समूहों का जो कंप्यूटर डाटा और जो उसके निर्देश हैं संकेतों को जो है कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये बसेस ले जाता है, इसका काम होता है, ठीक है, कंप्यूटर बस का काम होता है। और इसको हम इसी को कंप्यूटर बस कहते हैं। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच जो है ये इंस्ट्रक्शन और सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो बसेस के ही माध्यम से होता है, बस के ही माध्यम से होता है। तो ये कंप्यूटर बस के हो गया। आप इंटरनल बस या सिस्टम बस, सिस्टम बस की बात करेंगे तो ये मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डेटा और संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा किया जाता है। इसमें डेटा ट्रांसफर की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है, बहुत तेज होती है। सिस्टम बस तीन भागों में बटा होता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इन तीन भागों में बांटा जाता है। एक आता है एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। तो एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस जो होता है पेरीफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ये सब पेरीफेरल डिवाइस है। इन सभी को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन बस या फिर एक्सटर्नल बस। इसमें डेटा ट्रांसफर की गति जो होती है उस किसकी अपेक्षा, सिस्टम बस की अपेक्षा धीमी होती है, ठीक है। तो ये बातें बसेस के बारे में हो गया।
मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस जोड़ता है, इसकी स्पीड तेज होती है। ठीक है, चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर अगर हम बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर। तो यहाँ पे प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू। सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है, और सीपीयू की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये हार्डवेयर डिवाइस है, ये याद रखिएगा, हार्डवेयर डिवाइस हो गया। और इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को ये कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू के डेटा को जो है, सीपीयू डेटा को क्या करता है? निर्देशानुसार प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में इसको रूपांतरण करता है, फिर हमें मॉनिटर पर जो है सिस्टम में दिखाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है, और ये जो है वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप जिसको कहते हैं, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज होता है। ठीक है, किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस बने होते हैं, और यह जो है प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य में आता है विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रम निर्धारित करना, इसके बाद कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है सीपीयू ही, और इनपुट डेटा को जो है निर्देशानुसार प्रोसेस करना भी सीपीयू का ही काम है। तो ये सारे काम होते हैं। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें से आपका आ जाता है कौन सा? एक आ जाता है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा उसमें आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, तीसरा उसमें आ जाता है मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर। तो इस प्रकार 3 भागों में हम सीपीयू को बांट सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। नीचे वाला जो देखिए पूछा गया क्वेश्चन वो यही है कि सीपीयू में क्या क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी होता है, मेमोरी रजिस्टर इसको कहते हैं। अब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, अगर हम इसके बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की, तो देखिए कंट्रोल यूनिट जो होता है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। कंप्यूटर जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम कहते हैं नर्व सिस्टम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं? नर्व सिस्टम कहते हैं। नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर के किसको कहते हैं? ये कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है। मेन मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना काम भी इसका है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे एएलयू की, तो एएलयू जो होता है इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है जो कि डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम जो है एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए पुनः एएलयू को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है इसका एयू, एयू मतलब अर्थमेटिक यूनिट, और एक इसका होता है एलयू मतलब कि लॉजिकल यूनिट। अब एयू जो होता है डेटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे कि जोड़ हो गया, ठीक है, घटाव हो गया, गुणा है, भाग है, ये सभी कार्य जो है कौन करता है? एयू करता है। और एलयू का कार्य क्या है? तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सभी जो है काम लॉजिकल यूनिट यानी कि तार्किक कार्य जो है ये आपका एलयू करता है, लॉजिकल यूनिट करता है। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर का काम क्या है? तो ये एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी होता है जो सीपीयू का ही भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो जब आपका पूछा जाएगा कि वर्किंग मेमोरी, तो मेमोरी रजिस्टर होता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और अंतरिम जो परिणाम है उसको कहाँ पर स्टोर करता है? तो मेमोरी रजिस्टर में ही स्टोर करता है। तो ये हो गया आपका सीपीयू पूरा।
ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द तो इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है सीपीयू में ही होता है। सीपीयू का कार्य क्या है, तो इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। ठीक है, अभी बताया सारी चीजें। तो एक वो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, वो प्रोसेसर या फिर सीपीयू होता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग जो कौन सा है, तो वो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, अभी बताया। एएलयू का कार्य क्या है, तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल का कार्य करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ठीक है, दोनों कार्य हमने बताया। इसके बाद सीपीयू के कार्य तो अर्थमेटिक एवं लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, तो ये सभी कार्य जो है सीपीयू के कार्य में आते हैं। तो ये हो गया सीपीयू। ठीक है, अभी और देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन और है, कंप्यूटर का वो भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, यानी कि एएलयू करता है। ठीक है, जो कि सीपीयू का भाग ही है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो वो होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। ठीक है, एएलयू जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो कहाँ पर रहती है, तो रजिस्टर में रहती है। सीपीयू में कोई भी काम होता है और डेटा तो सभी आपको रजिस्टर में प्राप्त होगा। कंप्यूटर में एएलयू से क्या मतलब है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनिट का इनपुट का आउटपुट में चेंज जो किया जाता है, ये सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। आउटपुट क्या होता है, तो वो जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेसर मतलब कि सीपीयू यूजर्स को देता है, कहाँ पर देगा यूजर्स को, मॉनिटर में शो करेगा, तो उसको आउटपुट कहेंगे। अब आ गया अगला पॉइंट। अब पॉइंट है बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, कहाँ पर विद्यमान होती है। ठीक है, तो ये रोम में होती है, रोम चिप है, चिप में होती है। लेकिन अब बायोस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बायोस मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी के द्वारा स्थायी रोम चिप में स्टोर करके कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि रोम में ही ये लगा होता है और ये सीधा इनबिल्ट होता है, लगा हुआ आता है ये बायोस। ठीक है, अब देखिए बायोस के कार्य। तो जब कंप्यूटर को ऑन कर किया जाता है, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चलता है उसका नाम क्या होता है, तो वो बायोस ही है। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस काम करता है, बायोस चलता है। बायोस जो होता है कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, जिससे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, इसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, जब बायोस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, कहा जाता है। और बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर यानी कि बीएसएल जिसको कहते हैं, बीएसएल बूट स्ट्रैप लोडर जो है, स्ट्रैप लोडर, ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करके इसे मेन मेमोरी में डालने का इसको आदेश देता है। तो कंप्यूटर ऑन होते समय जब आप ऑन होंगे तो बायोस मिलेगा कहाँ, तो आप डिलीट बटन जो होता है, ठीक है, डिलीट की, तो कंप्यूटर जब ऑन हो तुरंत डिलीट की आप जब प्रेस करेंगे तो आपका बायोस का सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस में चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है कि जैसे कंप्यूटर बायोस सेटअप कहाँ से ओपन करेंगे, तो कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करेंगे डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपको वहां पर जो है बायोस का सेटअप खुल जाएगा। तो बायोस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये रोम में स्टेब्लिश होता है, पहले से इनबिल्ट होता है, और ये हार्डवेयर की जांच करता है। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट टेस्ट कहते हैं, जिसको पोस्ट कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सारे काम बायोस के होते हैं। ठीक है, चलिए इतना सारी चीजें आपको आना चाहिए। चलिए, डेटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का फुल फॉर्म, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है, जो कि ये डेटा केबल जो होता है यूएसबी उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति जो है मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखिए मिलियन में मिलियन ही लिखा, मिलियंस नहीं लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में इस तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है कि मिलियंस कर दे,
तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है, जिससे ये क्या है, ये MIPS है और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति जो है इससे मापी जाती है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या स्पीड को मापते हैं किसके माध्यम से, तो मेगाहर्ट्ज या फिर हम गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो यह कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगला पॉइंट है CPU के अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट में होता है, तो क्या होता है, तो रजिस्टर में होता है। ठीक है, CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करेगा। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग जो है वो कौन से हैं, तो ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण कौन सा है, तो हार्डवेयर का उदाहरण। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण, हार्डवेयर का उदाहरण है। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं कहाँ पर, तो मेमोरी में रखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है और प्रोसेसर किए गए डाटा एवं सूचना को स्टोर करता है, तो वो क्या होता है, वो मेमोरी होती है। ठीक है, गणना या तुलना करने का कार्य जो करता है कौन करता है, तो ALU करता है। CPU का कार्य जो है एग्जीक्यूट किया जाता है प्राय किसमें मापा जाता है, इसको MIPS में मापा जाता है। अभी MIPS के बारे में फुल फॉर्म बताया क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो ये इसका फुल फॉर्म बनता है। तो ये हो गया फैक्ट। अब हम देखेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए कंप्यूटर कार्य करने का जो सिद्धांत होता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के माध्यम, तीनों माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाएगा, तीनों सही है। तो आंसर यहाँ पे D ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके माध्यम से हम जो इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करता है और उसका जो है प्रोसेस करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, तो ये काम कंप्यूटर का होता है, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU का मुख्य घटक, इसके भी बारे में बातें हो चुकी हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब मेमोरी रजिस्टर होता है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे D ऑप्शन जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड आंसर C ऑप्शन राइट है। चलिए, CPU के कार्य इसमें से क्या है, तो देखिए CPU का कार्य होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो ये सभी कार्य जो है CPU के होते हैं, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, CPU के कार्य क्या है, इनमें से CPU का कार्य कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है चीजें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ठीक है, पेंटियम ब्रांड नाम से इसमें से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है, तो वो बनता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है ये क्या है, पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इंटेल हो गया, AMD हो गया, साइरेक्स माइक्रो प्रोसेसर के चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम बनाया हुआ है, पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म बताना है, तो देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका होता है, जो कि B पार्ट में दिया गया है, तो B पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है और ये जोड़ घटाव गुणा भाग और लॉजिकल कुछ कार्य जैसे बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है, ज्यादा है, ये सभी काम ALU का होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो देखिए जो कंप्यूटर में जाता है डेटा उसको हम कहते हैं इनपुट और कंप्यूटर में जो प्राप्त होता है डेटा उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आंसर B ऑप्शन राइट है। ठीक है, डेटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित करते कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया जो है इनपुट कहलाती है और यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है इनमें से, तो इनमें से कौन सा भाग है जो आकलन करेगा और निर्णय लेगा, वो कौन सा भाग है इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, वो होता है ALU। ठीक है, इसके बारे में विधिवत बातें हो चुकी हैं, आंसर A पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हुए प्रोसेस करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। तो यहाँ पे आंसर A पार्ट इसके लिए राइट है। ठीक है, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब CPU। चलिए
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखिए पीसीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। कंप्यूटर का सीपीयू जो है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है कंप्यूटर का। सीपीयू का पूरा नाम अगले प्रश्न में, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डी सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों के समन्वित यानी कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर में सीपीयू का वो भाग बताना है। तो ये देखिए इसके बारे में बातें हो गई हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये जो है डी पार्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये सभी सारी चीजें समन्वित करता है, नियंत्रित करता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से अगर देखा जाए सीपीयू के मुख्य कार्य में, तो प्रोग्राम के निर्देशों पर अमल करना, डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम के निर्देशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना इसका काम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में सभी लॉजिकल और अंकगणितीय कैलकुलेशन किए जाते हैं, किसके माध्यम से किए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो लॉजिकल और कैलकुलेशन किया जाता है, ये किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर क्या है? तो ये होता है, इसमें देखिए आपको एलयू नहीं इसमें मिल रहा है, ठीक है। एलयू के माध्यम से होता है लेकिन एलयू है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी पार्ट, सॉरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू, और सीपीयू में ही तो एलयू होता है, तो सीपीयू के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर एलयू होता तो फिर एलयू सही रहता। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो देखिए जब प्रोसेसिंग चक्र जो होता है कंप्यूटर का, उसमें देखा जाएगा मशीन साइकिल में, तो उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, मतलब इनपुट डाटा का इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है ये बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में बातें हो गई हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सिस्टम बस जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड बताना है कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो देखिए मदरबोर्ड के बारे बातें हो गई हैं। मदरबोर्ड जो होता है सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है? अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है वो क्या है? अगर हम इसमें से देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है वो एक टाइमिंग डिवाइस होती है, जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी के बारे में है। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर सिस्टम यानी क्लॉक की स्पीड की गणना किसमें किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिस्टम क्लॉक की गणना जो होता है वो किया जाता है मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज, जो भी लिखा हो, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज दोनों में करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े होते हैं, और इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इन लाइनों को हम कहते हैं कनेक्टर्स। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? इसको अभी मैंने बताया ऊपर फैक्ट में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए रोम को कहते हैं, रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था 2017 के पेपर में। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको सी पार्ट में लिखा हुआ है जो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली? कंप्यूटर प्रणाली का जो आधार है वो कौन सी संख्या प्रणाली जो है फॉलो करता है कंप्यूटर? तो वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है, बाइनरी द्विआधारी पद्धति जिसको कहते हैं, तो इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। सीपीयू के घटक की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से घटक हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया। तो सीपीयू में अगर देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू यूनिट होता है, और जो है कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दो प्रकार के होते हैं, दो होता है। और इसके बाद एक तीसरा भी इसमें घटक होता है, रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर का।
तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से किस प्रकार जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। किस प्रकार की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, तो जब त्रुटि मुक्त गणना की क्षमता जो होती है कंप्यूटर की क्या है, शुद्धता की विशेषता की प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और वो किस प्रकार का पालन होता है, किस मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना है यहाँ पे किस प्रकार अगर कोई रॉ इनपुट है उसको उपयोगी जानकारी में अगर बदला जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, तो कौन सी प्रक्रिया का पालन करके उसको चेंज करता है। तो देखिए पहले हम इनपुट करेंगे, इनपुट में स्टोर में जाएगा, स्टोर से वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस से आउटपुट होगा, फिर इसके बाद सारी चीजें सीपीयू कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बचा सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कंट्रोल+S से हम सेव करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए हम इनमें से कौन सा मेनू सेलेक्ट करेंगे, तो उसका नाम है फाइल। ठीक है, फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिंट के लिए हम इसमें से फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, फाइल को ही प्रिंट किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको किस प्रकार ये लगा ये क्लास। ठीक है, आप जो भी सजेशन दे गए उसको मैं अगले वाले क्लास में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का यहीं पे वीडियो एंड करेंगे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।